अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि हम वाकिफ़ हैं कि दुनिया भर में 5G वायरलेस सेल्युलर टेक्नोलॉजी के काफ़ी चर्चे हैं। कुछ के मुताबिक ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसकी बैंडविड्थ 4G से कई सौ गुना बेहतर है और ये हमारे आने वाले वक्तों की ज़रूरत है। वहीं कुछ का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए मज़ीद तकलीफ़ में इजाफ़ा है और इंसानियत को मज़ीद काबू में करने का एक तरीक़ेकार। और कुछ ने कहा कि 5G के सबब कोरोना वजूद में आया, जिसकी दलील ढूंढना किसी घास की ढेरी में सुई तलाश करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा हकीकत से दूर आवाम बेचारी हैरान परेशान, और इसी दरमियान ये टावर्स दुनिया में जगह जगह लगना शुरू हो गए। जल्द ही ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का भी रुख करेगी और पुख्ता अंदेशा है कि हमारी आने वाली नस्लें इसकी मज़ीद मोहताज होंगी या फिर मजबूर। पेपर करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी का बोलबाला होगा। GMO फूड को तरजीह दी जाएगी और नेचुरल डिलीवरीज़ को जहालत समझा जाएगा। मज़ीद वैक्सीनेशन के स्ट्रिक्ट रूल्स कायम किए जाएंगे और हर शख्स चिप के थ्रू ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। 5G तो दर हकीकत बस एक मज़ीद स्टेप है जिसके ज़रिए से बहुत कुछ जो पहले साइंस फिक्शन समझा जाता था वो हकीकत का रूप इख्तियार करेगा, जो फ़िलहाल आपकी मेरी समझ से बालातर है। ऑटो ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल बायोटेक का दौरा होगा। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी पे लोगों को इंसानों से ज़्यादा भरोसा होगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मेरी परदादी के लिए टच स्क्रीन। आज की वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। सबसे पहले बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी की, जिसको समझने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी की, और आखिर में पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ का भी जिक्र करेंगे। कंक्लूजन आप लोगों ने देना है। कमेंट्स के ज़रिए आप हमें मशवरा देंगे कि हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। लिहाजा वीडियो को गौर से देखिए और फिर जवाब दें। स्टार्ट से शुरू करते हैं आसान लफ्ज़ों में, ताकि एक आम फहम इंसान भी समझ सके। तारीख़ गवाह है कि इंसान मुसलसल तब्दील होता आ रहा है। उसके उठने बैठने, खाने पीने का ढंग, बोल चाल, लिबास और अकायद सब नस्ल दर नस्ल बदलते दिखाई देते हैं। कई ताकतवर कौमें हमसे कबल नीस्तो नाबूद हो गईं, जिनके पास हमसे बेहतर रहने का ढंग और इल्म का ज़ख़ीरा था और इखलाकियात में भी हमसे कई गुना अफजल थीं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी कोई आज की डिस्कवरी नहीं, बल्कि ये एनर्जी वेव्स तो शुरू से हमारे दरमियान थ्रू आउट द कॉस्मोस मौजूद हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ बिग बैंग साइंटिस्ट इसको ट्रेस कर सकते हैं, और बिफोर द बिग बैंग तो हमें कुछ खबर ही नहीं। अलबत्ता हम डिफरेंट डायमेंशन से वाकिफ़ हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एंटी मैटर या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। बेशक हमारा इल्म बहुत महदूद है, पर हम समझते हैं कि ये एनर्जी पार्टिकल के ट्रेसेस हैं जो लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, वेव्स या सोर्स जो हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करती आ रही हैं, ना सिर्फ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बल्कि आसमानों तक, और हमारी सोच से ज़्यादा क़ुव्वत और काबिलियत के साथ साथ हर शय पे अपना असर रखती हैं। हर बॉडी, हर एंटिटी इसको रेजोनेट करती है। बेशक अल्लाह ने एक पर्दा कायम रखा था ताकि हमारे लिए आसानी हो, पर तारीख़ गवाह है कि हम लोग खुद अपने सरों पे बोझ इकट्ठा करते आए, जिसको हम लाइट या रोशनी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्पीड से हम मुतासिर हैं। दर हकीकत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है जिसकी लेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के करीब है। बस यही वेव लेंथ्स हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं, और ऐसे ही कुछ वेव्स हमारे रेडियो और सेलफोन्स डिटेक्ट करते हैं और उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हम समझ सकें। हमें अल्लाह ने ऐसा कोई ऑर्गन नहीं दिया, पर टेक्नोलॉजिकल टूल्स और डिवाइसेस के ज़रिए हम पेड़ पौधों की आवाज़ें भी सुन सकते हैं और पहाड़ों और समंदरों के अंदर तक झांक सकते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों के अलग अलग साइज़ और खसूसियात हैं। कुछ तो दुनिया, सूरज और तारों से भी बड़ी हैं, और कुछ एटम और क्वार्क्स से भी ज़्यादा छोटी हैं। कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं तो कुछ रिफ्रैक्ट, कुछ स्कैटर हो जाती हैं तो कुछ एब्जॉर्ब, और कुछ हमारे आर पार हो जाती हैं और हमें इल्म तक नहीं होता। वहीं कुछ लहरें हमारे DNA में मौजूद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं, कैंसर और कई बीमारियों का सबब भी बन सकती हैं।
इनफैक्ट हमारी नस्लों को बदल सकती हैं। इन्हीं लहरों को आयोनाइजिंग रेज कहते हैं, जैसे कि गामा या रेडियो एक्टिव कॉस्मिक वेव्स। उम्मीद है कि आपने केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का नाम सुना होगा। अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इसमें भी ख़ास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयोनाइजिंग रेज या हाई एनर्जी पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए हार्मफुल कैंसर सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। ना सिर्फ सूरज बल्कि हमारी सोच से भी दूर स्टार्स, गैलेक्सीज, सुपरनोवास, कौसार, पल्सार्स और वल्लाह आलम, ये एनर्जी कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है। हर एटम के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। एक अलग ही अनदेखा निज़ाम है मेरे रब का, जिसके ज़रिए सब कनेक्टेड हैं। हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस और सेम अकरेंस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। इन लहरों को हम सिर्फ इन फ्रीक्वेंसी से ही पहचानते हैं। जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, जिनका साइज़ बड़ा है, जैसे कि रेडियो वेव्स, दूर तक ट्रैवल करती हैं पर लो एनर्जी पोजेस करती हैं और कम नुकसानदेह होती हैं। वहीं छोटी वेव्स हाई एनर्जी पोजेस करती हैं पर कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस के बाद डिस्पर्स या स्कैटर्ड हो जाती हैं। इसी वजह से याद होगा आपको, रेडियो या टीवी स्टेशन दूर दूर नस्ब किए जाते थे, पर मोबाइल टेक्नोलॉजी जब से आई है ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स की ज़रूरत पड़ती है। और यही मामला 5G के साथ पेश आ रहा है कि 4G के मुकाबले में उसके लिए मज़ीद टावर्स रिक्वायर्ड हैं, जिससे मज़ीद इन लहरों में हलचल वाक़ई होगी। इंसान अब उन लहरों के साथ भी खेलना शुरू हो गया जिससे वो ख़ुद पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। पर इसकी खूबी यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कम वक्त में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। घंटों का काम सेकंडों में होगा, जिससे मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ के रास्ते खुलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंसिंग से रियल टाइम में चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप सिर्फ चंद क्लिक्स या इशारे के ज़रिए अपने तमाम काम निपटा सकते हैं। आवाज़ दें, खाना हाजिर, इशारा करें, कपड़े तैयार। बिज़नेस मीटिंग हो या बच्चों की सर्वेलेंस, कोई चीज़ ख़रीदनी हो या डिलीवर करनी हो तो नियत ही काफ़ी है। और अगर डीप वेब की जानकारी हो तो दुनिया जादू से कम नहीं। आप इसके ज़रिए हर शख्स पे, उसके रिश्तेदारों पे, उनकी नकलो हरकत पे निगाह रख सकते हैं। किसी को भी मिसगाइड, मिसयूज़ कर सकते हैं, दुनिया को हिला सकते हैं इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए बग़ैर खून पसीना बहाए। अब ये सारा कमाल वायरलेस टेक्नोलॉजी का है या बिजली का, जिसकी इजाद के सबब ये कंप्यूटर वजूद में आया, या फिर क्रेडिट जाता है उस फॉसिल फ्यूल को जिसने इंसानों का काम आसान कर दिया और जिसके ज़रिए इंसानों ने दुनिया का और उसमें मौजूद मखलूक़ात का काम ख़राब कर दिया। हम उस फ्रीक्वेंसी से खेल रहे हैं जो पहले सदियों से नेचुरली फ़्लो करती आ रही हैं। हमें हरगिज़ ख़बर नहीं कि इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। हम फॉसिल फ्यूल की तरह इसको जस्ट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हमारी ये सोच कि कुदरती इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और हम उसको वैक्सीन के ज़रिए मज़ीद चार चांद लगा सकते हैं, जबकि वो सिस्टम हर नेचुरल सिस्टम की तरह बेहतरीन है और उसमें कोई गुंजाइश, कोई कमी, कोई कजी अल्लाह ने नहीं छोड़ी। ये हम हैं जो उसके अंदर रद्दोबदल करके उस सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, अपने इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। बहरहाल, ये लोग सुपर चिप्ड ह्यूमंस और एक प्रोग्राम सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल और मीनिंगलेस, मटीरियलिस्टिक। क्या ये वाकई तरक्की है या किसी आर्टिफिशियल निज़ाम का गलबा? क्या उम्मत मुस्लिमा सिर्फ़ इमाम मेहदी का इंतज़ार करेगी या अपना रोल भी निभाएगी? बहैसियत मुसलमान हम अकेले या यकजुट होकर क्या कर सकते हैं? कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय देना मत भूलिएगा।